Hello all, welcome back to my YouTube channel Vidyan Academy. I'm CA कृष्णा मोडा और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले एक नया टॉपिक विच इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम कैसे एब्रीविएट करते हैं? हम एब्रीविएट करते हैं एज जीएसटी। तो आपने ऑलरेडी जीएसटी जो है, आप ये वर्ड आप सुनते आ रहे हो क्योंकि इसका एप्लीकेशन जो है आप ऑन अ डेली बेसिस देखते हो। हम बाजार से कुछ भी सामान जो है खरीदते हैं उस पे हम जीएसटी ऑलरेडी पे करते आ रहे हैं। तो आपने अभी तक इसके बारे में सुना तो है, पर आज हम इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे कि ये एग्जैक्टली कैसा टाइप का टैक्स है, हम क्यों पे कर रहे हैं जीएसटी, और हम क्या जानेंगे कि इसमें हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। आज अगर जीएसटी हमें पे करना पड़े अपने बिजनेस में, तो इसको हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे। हम ये सारी चीजें जानेंगे इन दिस लेक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर सीरीज काफी यूजफुल लग रहा होगा, आपको पसंद आ रहा होगा एंड आपको सिंपल लग रहे हैं मेरे क्लासेस। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and tell all your friends about this so that lots and lots of people can take advantage of these free lectures. चलिए फिर शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए फिर सबसे पहले तो समझते हैं ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी ये होता क्या है। सो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड multi-stage comprehensive indirect tax levied at each stage of value addition। अब इस मीनिंग में हम बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स कवर कर रहे हैं। इन सारे वर्ड्स का एक एक करके हम मतलब समझते हैं। सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड मल्टी स्टेज। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब ये होता है कि आप इसको ऐसे समझो, आज अगर आप किसी और स्टेट में अपना माल भेज रहे हो, आप लेट्स से वेस्ट बंगाल से आप दिल्ली कोई सामान बेच रहे हो और सामान को आप सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में डेस्टिनेशन बेस्ड का क्या मतलब हो रहा है? जो जीएसटी लगेगा आपके इस सेल पे, वो जो है दिल्ली में कलेक्ट किया जाएगा। यहां पे दो स्टेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, वेस्ट बंगाल और दिल्ली, क्योंकि आप वेस्ट बंगाल से सामान भेज रहे हो दिल्ली के किसी कस्टमर को। तो डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब है ये जो जीएसटी जो कलेक्ट होगा, गवर्नमेंट कलेक्ट करती है जीएसटी। सारे टैक्सेस कौन कलेक्ट करता है? गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। ये गवर्नमेंट के लिए इट इज अ सोर्स ऑफ द रेवेन्यू। पर यहां हम बोल रहे हैं कि ये वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करेगी, ये कलेक्ट करेगी जो स्टेट में वो गुड्स कंज्यूम हो रहा है, मतलब जहां जा रहा है वो गुड्स, वहां की गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करेगी। इसीलिए इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड। यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या है? दिल्ली हमारा, इसलिए इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। नेक्स्ट हम बोले इट इज अ मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज का क्या मतलब हो रहा है? मल्टी स्टेज का ये मतलब हो रहा है कि जैसे आप किसी और बिजनेस को अपना सामान बेच रहे हो, वैसे ही वो बिजनेस भी किसी और को हो सकता है नेक्स्ट वो सामान बेचे। तो ये क्या हो रहा है? ये अलग अलग स्टेज में जो सेल हो रहा है, ये हर वो स्टेज पे जीएसटी चार्ज होगा। समझ रहे हो? जैसे आप लेट्स से वेस्ट बंगाल में आप ये सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अब मैन्युफैक्चर करके नेक्स्ट आप कोई होलसेलर को दिल्ली में बेच रहे हो, तो फर्स्ट स्टेज क्या हुआ? वेस्ट बंगाल से जो सामान दिल्ली जा रहा है उस पे टैक्स लगेगा। नेक्स्ट वो दिल्ली का जो होलसेलर है, हो सकता है वो किसी रिटेलर को वापस से दिल्ली में किसी रिटेलर को वो सामान फिर से बेचे। तो
जीएसटी जो है ये हर स्टेज पे लगेगा। पहले जब आप इसको दिल्ली बेच रहे हो तो तब ये लग रहा है। अब नेक्स्ट वो जो सप्लायर है जो दिल्ली में बैठा है वापस से किसी रिटेलर को बेच रहा है, जीएसटी वापस से जो है इस पे लगेगा। डिफरेंस ये रहेगा कि जितने पे आप ये सामान बेचे हो उस बार जीएसटी उस सेलिंग प्राइस पे चार्ज होगा। पर दिल्ली में जब वो होलसेलर किसी रिटेलर को ये सामान बेचेगा तो वो खाली उस अमाउंट पे ये जीएसटी चार्ज करेगा जितना पे ऑलरेडी जीएसटी लग गया, उसको माइनस करके जो वैल्यू ऐड हो रहा है सिर्फ उतना पे जीएसटी चार्ज होगा इस बार। क्लियर है? मतलब जितना वो प्रॉफिट ऐड करेगा इस परचेज पे वो उस प्रॉफिट पे अब नेक्स्ट जीएसटी चार्ज होगा। इसलिए इसको मल्टी स्टेज टैक्स भी बोलते हैं। सो सबसे पहले हम बोले इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, फिर हम बोले इट इज अ मल्टी स्टेज टैक्स, फिर हम क्या बोल रहे हैं, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स levied at each stage of value addition. So it is a comprehensive indirect tax. यहां पे भी दो वर्ड्स है, comprehensive और indirect tax. So GST क्या है? It is a comprehensive indirect tax. तो इसके लिए सबसे पहले तो समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। सो हमारे जो कंट्री में टैक्सेशन दो काइंड ऑफ टैक्सेस में डिवाइड हम करते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है वो आपके इनकम पे करती है, वो आपके इनकम पे करती है। मतलब आप जो कमा के लाते हो अपने बिजनेस से उस कमाई पे गवर्नमेंट टैक्स जो है आपसे कलेक्ट करती है। लेट्स सपोज आज आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको सैलरी मिलेगा। अब वो सैलरी पे क्योंकि इट इज एन इनकम फॉर यू, गवर्नमेंट उस सैलरी से जो है टैक्स का एक पोर्शन डिडक्ट कर लेगी। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इनकम टैक्स। क्योंकि आप ये कमा रहे हो तो गवर्नमेंट बोलती है हम आपके कमाई पे जो है टैक्स चार्ज करेंगे। आपके कमाई पे जो टैक्स चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। एंड इनकम टैक्स इज व्हाट काइंड ऑफ टैक्स? इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स इज चार्ज्ड ऑन इनकम, इट इज चार्ज्ड ऑन वेल्थ। ये सब हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स। और दूसरा जो सिस्टम है टैक्स का उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स आप पे करते हो गवर्नमेंट को कब? जब आप सप्लाई करते हो गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसमें क्या होता है, उसमें बिजनेस वाले जब भी कोई सेल करते हैं तो उनको कलेक्ट करना पड़ता है अपने कस्टमर से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो या तो हो सकता है वो बिजनेस कोई गुड्स सप्लाई कर रही हो, कोई सामान बेच रहा हो कस्टमर को, या उसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। सो गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है। हो सकता है आप कोई सर्विसेज ले रहे हो कोई बिजनेस से, तब भी आप क्या पे करोगे? आप पे करोगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो इसको हम बोलते हैं इट इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जो सप्लाई पे चार्ज होता है। समझ आ रहा है? एक होता है डायरेक्ट टैक्स जो होता है इनकम, वेल्थ, ये सब पे चार्ज होता है। दूसरा होता है जो आप सामान खरीदते हो उस पे जो टैक्स चार्ज हो रहा है, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? अब हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोल रहे हैं? हम पढ़े ना यहाँ पे इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है ये चार्ज होता है गुड्स पे भी सर्विसेज पे भी। सो इसमें क्या है, पहले जब जीएसटी नहीं था 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार, उससे पहले क्या था, अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। जैसे सर्विस टैक्स अलग होता था जो चार्ज होता था सिर्फ सर्विसेज पे। जैसे बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, कुछ आप रिपेयर कराने गए सामान
तो वो भी एक टाइप का सर्विस है, उस पर सर्विस टैक्स चार्ज होता था। और अगर आप कुछ सामान खरीदने जाते थे तब उस पर चार्ज होता था वैट, तब उस पर चार्ज होता था लेट्स से सेल्स टैक्स। वैसे तो वैट जब से आया तब से गुड्स पे वैट चार्ज होने लगा, पर वैट के पहले क्या था, सेल्स टैक्स। और कुछ कुछ ऐसे गुड्स थे वैट के समय भी, बहुत कम चीजें थी पर उस पे सेल्स टैक्स चार्ज होता था। सो सामान पे जो टैक्स आप खरीदने जाते थे जब जो चार्ज होता था उसे हम बोलते थे वैट, और जब आप सर्विसेज लेते थे तब आप उस पे पे करते थे सर्विस टैक्स। पर अब क्या है, गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज को अंडर वन रूफ ले आई है, अब से चार्ज होने लगा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसीलिए इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स जो आपके दोनों गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीजों को कवर करती है। और जीएसटी जब से आया है तब से बहुत टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स सब गवर्नमेंट खत्म कर दी है, उन सबको जो है जीएसटी के अंडर ही ले आई है। जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स पहले अलग पे करते थे हम, जब हम मूवी देखने जाते थे तब एक एंटरटेनमेंट टैक्स अलग लगता था, और हम जो है उस पे वैट अलग पे करते थे। पर गवर्नमेंट क्या की, अलग अलग ये जो गुड्स सर्विसेज पे अलग अलग टैक्सेस लगती थी, गवर्नमेंट इन सबको एज वन टैक्स चार्ज करने लगी, जिससे हम बोलते हैं अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। समझ आ रहे हैं? ये सारे एक एक वर्ड्स बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो, तब आपको जो है मजा आएगा जीएसटी समझने में। क्लियर है? सो अभी हम पढ़े, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड मल्टी स्टेज कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स लेवीड एट ईच स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन। हम मल्टी स्टेज जब समझ रहे थे, हम ये वर्ड समझे वैल्यू एडिशन, कि जब वेस्ट बंगाल में बैठा बैठा जो मैन्युफैक्चरर है वो सेल कर रहा है अपना सामान दिल्ली के किसी होलसेलर को, तब उसने सबसे पहली बार जो है जीएसटी चार्ज किया ऑन द सेलिंग प्राइस। अब जब दिल्ली में बैठा वो होलसेलर कोई रिटेलर को फर्दर वो चीज बेचेगा, तब वो वापस से जीएसटी चार्ज करेगा। किससे चार्ज करेगा? इस बार रिटेलर से चार्ज करेगा। पर क्योंकि ऑलरेडी जो सेलिंग प्राइस था, मैन्युफैक्चरर जो प्राइस चार्ज किया होलसेलर से, उसने ऑलरेडी एक जीएसटी अमाउंट कलेक्ट कर ली है फ्रॉम द होलसेलर। तो नेक्स्ट जब दिल्ली का होलसेलर अब किसी रिटेलर को ये सामान बेचेगा, तो वो वापस से पूरा सेलिंग प्राइस पे वो जो टैक्स है वो चार्ज नहीं करेगा, वो खाली जो प्रॉफिट ऐड कर रहा है अब इस सामान पे, वो सिर्फ उस पे जो है जीएसटी चार्ज करेगा। सो उससे हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन। जितना वैल्यू अब ये होलसेलर ऐड करेगा, मतलब जितना प्राइस और एडिशनल जो है ऐड करेगा इस सामान पे जो वो ऑलरेडी परचेज किया किसी मैन्युफैक्चरर पे, तो खाली ऑन दैट एडिशनल वैल्यू अब रिटेलर पे करेगा जीएसटी। समझ आ रहा है आपको? तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज इनडायरेक्ट टैक्स विच इज चार्ज ऑन वैल्यू एडिशन। अगर होलसेलर वापस से पूरा का पूरा सेलिंग प्राइस पे अपने रिटेलर से टैक्स जो है वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा, तो गवर्नमेंट के पास तो ऑलरेडी पहला जो सेलिंग प्राइस था उस पे तो टैक्स आ गया, और ये सेलिंग प्राइस इंक्लूडेड है होलसेलर के प्राइस पे भी, तो गवर्नमेंट दो बार तो एक टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती, ये तो गलत हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट बोली इट इज अ वैल्यू एडिशन टैक्स। जितना वैल्यू ऐड हो रहा है हर स्टेज पे, सिर्फ उतना एक्स्ट्रा टैक्स जो है गवर्नमेंट लगाते जा रही है हर स्टेज पे। क्लियर हो रहा है? इसलिए हम इसको वैल्यू एडिशन भी बोलते हैं। The GST system in India was introduced on July 1, 2017 to replace a complex and multi-layered tax structure. So GST 2017 से पहले GST के हम अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स जो है पे करते थे, सर्विसेज पे अलग, गुड्स पे अलग, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था कि सर्विस पे आप अलग टाइप का टैक्स चार्ज कर रहे हो, गुड्स पे आप अलग टाइप, और गुड्स में भी अलग अलग गुड्स पे अलग अलग रेट्स थे, सर्विसेज पे अलग अलग। तो क्या हो रहा था, बहुत कंफ्यूजन था, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था।
इस चीज को पे करने में, इस चीज को समझने में। इसलिए गवर्नमेंट बोली ये सब हटाओ, एक सिस्टम लाते हैं हम, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वो क्या है, आपका सिंप्लीफाई कर देगा टैक्स के सिस्टम को। क्लियर है? इसलिए हम जीएसटी को इंट्रोड्यूस किए 2017 में। अब क्या बोल रहे हैं हम कि जीएसटी वैसे तो हम ऑलमोस्ट सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज करते हैं, पर जीएसटी हम लेवी नहीं करते, मतलब चार्ज नहीं करते ऑन पेट्रोलियम, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड टैक्सेस लेवीड बाय द लोकल बॉडीज। कुछ ऐसे आइटम्स है जिसपे हम आज भी जीएसटी चार्ज नहीं करते, कुछ ऐसे आइटम्स है जिसपे आज हम कुछ और चार्ज करते हैं मे बी, जैसे कि पेट्रोलियम, जो हम पेट्रोल भराते हैं अपनी गाड़ी में, हम उस पर जीएसटी नहीं लगाते, उसमें हम एक्साइज पे करते हैं। तो कुछ अभी भी, ऑल्दो हम एक्साइज ड्यूटी भी पहले मैन्युफैक्चरिंग, जो भी हम चीज मैन्युफैक्चर करते थे उस समय हम चार्ज करते थे एक्साइज, और फिर एक बार वो मैन्युफैक्चर हो गया और जब होलसेलर रिटेलर को पे, जब सामान बेचता था तब हम चार्ज करते थे वैट। तो मैन्युफैक्चर एक अलग टैक्स चार्ज करता था, ट्रेडर्स अलग टैक्स चार्ज करते थे, और सर्विस पे हम अलग टाइप का टैक्स चार्ज करते थे। इन सबको रिप्लेस किया जीएसटी। पर आज भी कुछ ऐसे आइटम्स है जिसपे हम मे बी या तो एक्साइज चार्ज कर रहे हैं या तो हम कोई भी टैक्स चार्ज नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जीएसटी जो है वो पेट्रोलियम पे आज भी चार्ज हम नहीं करते, उस पे आज भी एक्साइज ही चलते आ रहा है। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का क्या मतलब हुआ? लिकर। जो आज भी रेस्टोरेंट्स में लिकर जो बेचा जाता है, जो लोग अल्कोहल खरीदते हैं, उस पे आज भी जीएसटी चार्ज नहीं हो रहा। क्लियर है? जीएसटी के परव्यू के अंदर हम ये सब आइटम्स को आज भी नहीं इंक्लूड कर रखे। ठीक है? वैसे ही अगर आप कोई सामान या सर्विस आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो आज हम जीएसटी उस पर चार्ज नहीं करते। ठीक है? मतलब ऐसा हो सकता है आप कोई आईपैड जो है अमेरिका से मंगा रहे हो, तो अमेरिका से जब आप मंगा रहे हो उस चीज को फिर हम क्या बोलेंगे? इंपोर्ट बोलेंगे। तो अगर आप कोई भी सामान बाहर से खरीद के ला रहे हो तब उस पर जीएसटी हम चार्ज नहीं करते। हो सकता है उस पर हम कुछ और चार्ज करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। आप बाद में जब थोड़ा मैच्योर हो जाओगे तब आप डिटेल में जब टैक्सेशन पढ़ोगे तब आप देखोगे उसमें और भी काफी टाइप ऑफ टैक्सेस है, जैसे कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी चार्ज होता है ऑन इंपोर्ट्स, इसलिए हम इंपोर्ट्स पे जो है जीएसटी चार्ज नहीं करते। क्लियर है? एंड टैक्सेस लेवीड बाय द लोकल बॉडीज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर कोई टैक्स जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है वो कुछ सर्विसेज आपको दे रही है, उस पर जो टैक्स वो चार्ज कर रही है वो हो सकता है दैट इज डिफरेंट, वो सर्विसेज जो है जीएसटी के अंडर कवर नहीं होंगे। क्लियर है? जैसे आपका जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लेट्स सपोज आपको कोई सर्विस दे रहा है, तो उन सर्विसेज पे, बिकॉज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है, वो तो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, उनके सर्विसेज पे भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अगर कोई सर्विस देने वाला कोई कंपनी है, आप जब एसी रिपेयर करा रहे हो तो लेट्स से आप वोल्टास, आपका एसी का ब्रांड है, आप वोल्टास वालों से आप एसी ठीक करवा रहे हो, उस पे तो आप जीएसटी पे करोगे उन टाइप ऑफ सर्विसेज पे। पर अगर जो गवर्नमेंट है, वहां की लोकल बॉडी है, वो आपको कुछ सर्विसेज दे रही है तो उन पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है? तो हम इसको एक बार मीनिंग में हम इसको कवर कर ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, पर उसमें भी हम बोल रहे हैं कुछ एक्सेप्शंस है, और वो एक्सेप्शंस हम अभी डिटेल में पढ़े। ठीक है? नेक्स्ट समझते हैं हम व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले भी समझे, ये वर्ड क्या होता है? ये होता है फीचर्स। वो क्या उसके फीचर्स हैं जीएसटी के, जिससे जो सब उसको अलग बनाता है बाकी चीजों से, उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या यूनिक फीचर्स है जीएसटी के।
अब इसको हम मीनिंग में ऑलरेडी काफी कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर कर लिए। जब हम बोले डेस्टिनेशन बेस्ड, मल्टी स्टेज, कॉम्प्रिहेंसिव, ये सब वर्ड जो है वो डिफाइन कर रहे हैं जीएसटी के फीचर्स। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लिए इजी हो जाएगा। अगर हम मीनिंग अच्छे से समझ ले रहे हैं जीएसटी का, तो हम मीनिंग से ही कैरेक्टरिस्टिक्स बना लेंगे फिर। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो हम बोले सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, ये हम ऑलरेडी मीनिंग में कवर कर लिए। नेक्स्ट, इट इज चार्ज्ड बाय अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जीएसटी सिर्फ और सिर्फ वही बिजनेस चार्ज कर सकता है जो बिजनेस जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर कर रखा हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो रहा है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बिजनेस जो है जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है ना, जैसे आप कोई छोटे छोटे वेंडर से कुछ सामान जब खरीदते हो, आप स्ट्रीट साइड में हॉकर से कोई सामान जब खरीदते हो, या लेट्स से आप कुछ भी सामान, कुछ फूड आइटम आप खरीदते हो लोकल स्टॉल से, खरीदते हैं ना आप, कुछ जैसे चाय आप खरीद रहे हो लोकल टपरी से, तो वो आपसे जीएसटी तो चार्ज नहीं करता है। लेकिन जब आप वही चाय कोई कैफे में जाके पीते हो तो बिल में एक जीएसटी ऐड हुआ आता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि सारे बिजनेसेस जो है रजिस्टर्ड हो जीएसटी के अंडर। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि क्या लिमिट है, कौन कौन से बिजनेसेस को जो है जरूरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। पर अभी आप ये समझो कि सारे बिजनेसेस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं जीएसटी में, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होते जीएसटी में, सो दे कांट चार्ज जीएसटी फ्रॉम द कस्टमर। क्लियर है? इसलिए हम यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये बोले जीएसटी का कि इट इज ओनली चार्ज्ड बाय अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। क्लियर है? नेक्स्ट, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। वाई? बिकॉज हम जीएसटी चार्ज करते ऑन वैल्यू एडिशन। इट इज अ मल्टी स्टेज टैक्स एंड इट इज चार्ज ऑन वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज। क्लियर है? इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये आप समझ गए हो कि डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब जहां पे सामान कंज्यूम हो रहा है हम वहां पे टैक्स कलेक्ट करेंगे, ना कि जहां पे सामान बेचा जा रहा है। अगर वो दो अलग अलग स्टेट्स हैं तो जिस स्टेट में वो सामान कंज्यूम होगा, जीएसटी उस स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट करेगी। ठीक है? इट इज अ सप्लाई बेस्ड टैक्स। सप्लाई, हम एक जनरल आइडिया ले लिए, उसका मतलब होता है कि सामान या सर्विस जो आप सप्लाई करते हो, जो आप बेचते हो, उस पे जीएसटी चार्ज होता है। ये इनकम पे चार्ज नहीं होता है। दिस इज चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? सप्लाई मतलब जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पार्टी टू द अदर। जब आप सामान बेच रहे हो तो वो गुड्स की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जा रही है फ्रॉम द सेलर टू द बायर। आप उस केस में जीएसटी चार्ज करते हो। ठीक है? इनपुट जीएसटी इज एन एसेट एंड आउटपुट जीएसटी इज अ लायबिलिटी। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जीएसटी के। सो इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का कंसेप्ट क्या है, इसको आप ऐसे समझो। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो बिजनेस करने के लिए भी आपको काफी गुड्स एंड सर्विसेज पहले तो खरीदने पड़ते हैं, तभी आप जो है अपना जो सामान आप फिर बेच पाओगे। आप कुछ सर्विसेज लेते हो जिससे आप फिर बिजनेस कर सको। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज आप बिजनेस करने के लिए खरीदते हो, उस पे जो जीएसटी पे होता है उसे हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। समझ आ रहा है? जैसे आज कोई ट्रेडर है, होलसेलर है, वो पहले तो सामान मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे और फिर वो वही सामान आगे बेच रहे। तो जब वो खरीद रहे
उस समय वो जो जीएसटी पे कर रहा है उसे हम कहते हैं इनपुट जीएसटी। और अब जब वो सामान बेचेगा अपने कस्टमर को, जो कि लेट्स से एक रिटेलर है, उस समय वो जो जीएसटी कलेक्ट करेगा अपने कस्टमर से, उसको हम कहेंगे आउटपुट जीएसटी। समझ आ रहा है? तो हम बोल रहे हैं जो इनपुट जीएसटी है दैट इज एन एसेट, और जो आउटपुट जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट कर रहा है बिजनेस, उसे हम कहते हैं आउटपुट जीएसटी एंड इट इज अ लायबिलिटी। वाई? तो आप इसको ऐसे समझो कि इनपुट जीएसटी जब आप पे कर रहे हो, आप वो इनपुट जीएसटी को जो है आप सेट ऑफ कर सकते हो अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि आप जितना टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हो ऑन योर परचेज, आप उतना पोर्शन ऑफ टैक्स को आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो अगेंस्ट द जीएसटी दैट यू आर गोइंग टू कलेक्ट फ्रॉम योर कस्टमर। एग्जाम्पल अगर ले तो आप अगर 500 का सामान खरीद रहे हो, 500 रुपए का आपने सामान खरीदा है, उस पे आप 5% जीएसटी पे कर दियो। इसका मतलब आप कुल मिला के कितना पे कर रहे हो? अपने वेंडर को आप पे कर रहे हो 500 प्लस 25 5% जीएसटी, जिसमें से 500 तो आप सामान का कॉस्ट पे किए हो, 25 रुपया आप टैक्स पे कर रहे हो। तो ये 25 रुपया जो टैक्स आप पे करके सामान जब खरीदे, दिस इज योर इनपुट जीएसटी। अब आप ये 500 रुपए का सामान जो आप परचेज किए हो, आप इसको अपने कस्टमर को बेच दे रहे हो एट 600। एग्जाम्पल लेते हैं कि आप इसको अब 600 पे फर्दर रीसेल कर रहे हो। तो इस बार आप क्या करोगे? आप 600 पे अपने कस्टमर से जो है कलेक्ट करोगे। कितना कलेक्ट करोगे? 600 पे 5% विच इज 30 रुपीज। तो हम बोल रहे हैं जो 25 रुपया आप एज इनपुट जीएसटी पे किए थे अपने वेंडर को, आप ये 25 रुपया इसको सेट ऑफ कर सकते हो अगेंस्ट जो 30 रुपया आप अपने कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हो। तो नेट सेकेंड स्टेज पे कितना टोटल जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर रहे हो? आप पे कर रहे हो 5 रुपए। 25 रुपए तो आपने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को पे कर दिया था, और मैन्युफैक्चरर वो कलेक्ट करके सीधा सीधा गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया कि ये लो, मैंने 25 रुपया जो है पाया है एज जीएसटी, और वो उतना अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया। तो 25 ऑलरेडी गवर्नमेंट के खाते में चला गया। अब ये जो 30 रुपए है जो वापस से होलसेलर कस्टमर से कलेक्ट कर रहा है, होलसेलर क्या करेगा? 25 रुपया जो ऑलरेडी पेड था उतना वो काट लेगा, और वो सिर्फ 5 रुपए इस बार डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट को। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इनपुट जीएसटी इज एन एसेट एंड आउटपुट जीएसटी इज ए लायबिलिटी। क्लियर है? इनपुट जीएसटी इज एन एसेट बिकॉज आप जो पे किए हो जीएसटी ऑलरेडी, उसका आप बेनिफिट फ्यूचर में उठाओगे। हम पढ़े थे एसेट में कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस विच विल गिव फ्यूचर बेनिफिट टू द बिजनेस। तो इस केस में जो अमाउंट ऑलरेडी पे कर चुके हैं हम एट द टाइम ऑफ परचेज, उस अमाउंट का बेनिफिट हम कब उठाएंगे? फ्यूचर में उठाएंगे। जब हम इसको वापस से सेल करेंगे अपने कस्टमर को, उस समय हम इस अमाउंट का फायदा उठाएंगे, और हम ये 25 रुपए को सेट ऑफ कर देंगे अगेंस्ट व्हाट वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम द कस्टमर, एंड वील ओनली पे द नेट अमाउंट टू द गवर्नमेंट विच इज 5 रुपीज। इसलिए हम जो फायदा उठाएंगे, हम किसका उठाएंगे? हम इनपुट जीएसटी का फायदा उठाएंगे। और आउटपुट जीएसटी हम क्या करेंगे? आउटपुट जीएसटी जो हम कलेक्ट करेंगे उसमें हम सेट ऑफ करने के बाद गवर्नमेंट को अल्टीमेटली हमें पे करना पड़ेगा। तो हमें पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट को। अभी हम
गवर्नमेंट को जो है पे किए नहीं, अभी तो हम खाली कस्टमर से लिए हैं, तो हम कस्टमर से एक अमाउंट कलेक्ट करके अपने बिजनेस में रख के रखें, पर ये बिजनेस का जो है प्रॉफिट नहीं है। इट इज a responsibility for the business to collect that amount from the customer and then deposit it to the government। इसलिए हम एक तरीके से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं उस अमाउंट को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देने की, इसलिए इट इज अ लाइबिलिटी फॉर अस। जब तक हम गवर्नमेंट को वो डिपॉजिट कर नहीं देते, इट इज अ लाइबिलिटी। क्लियर है? इनपुट जीएसटी क्या है, आउटपुट जीएसटी क्या है? इनपुट जीएसटी को हम एसेट क्यों बोल रहे हैं, आउटपुट जीएसटी को हम लाइबिलिटी क्यों बोल रहे हैं? ठीक है। एंड देयर इज नो कास्केडिंग इफेक्ट, ये बहुत ही जरूरी है। ये कास्केडिंग इफेक्ट क्या है? ये लिंक्ड है वैल्यू एडेड वर्ड से। हम क्या बोले, जीएसटी हम हर स्टेज में चार्ज करते हैं, बट हम चार्ज करते हैं सिर्फ उतना ही अमाउंट पे जितना एडिशन हो रहा है। जितना हम ऑलरेडी पे कर दिए गवर्नमेंट को, हम वापस से वो अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करेंगे, हम खाली उतना ही डिपॉजिट करेंगे जितना हम ऑलरेडी गवर्नमेंट को नहीं दे रखे हैं। तो खाली जो प्रॉफिट ऐड हो रहा है हर स्टेज पे, नेट नेट गवर्नमेंट खाली वो प्रॉफिट पे जीएसटी चार्ज करते जा रही है। जितना प्रॉफिट पे ऑलरेडी गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट कर ली है, वापस से गवर्नमेंट उस पे टैक्स नहीं कलेक्ट करेगी। इसको हम बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स। अगर गवर्नमेंट हर स्टेज पे वापस से पूरा पूरा सेलिंग प्राइस पे टैक्स लेने लग गई, तब तो उस पे ऑलरेडी उतना प्रॉफिट पे तो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट कर चुकी है। अगर वापस से उस पे टैक्स कलेक्ट करेगी तो इट इज बिकमिंग टैक्स ऑन टैक्स। जितना पे टैक्स हम दे चुके, वापस से उस टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। तो ये वैल्यू एडिशन पे क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि जीएसटी हैज नो कास्केडिंग इफेक्ट। पहले क्या था, जब सेल्स टैक्स हुआ करता था, सेल्स टैक्स पे आप जितना अमाउंट पे हर बार रीसेल करते थे, आप पूरा का पूरा अमाउंट पे वापस से आप पूरा सेल्स टैक्स चार्ज करते थे। सो दैट वाज टैक्स ऑन टैक्स, इट हैड अ कास्केडिंग इफेक्ट। पर जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि देयर इज नो कास्केडिंग इफेक्ट। क्लियर है? सो कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हो, आपके मीनिंग से ही निकल के आ जा रहे काफी कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स, जैसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो आप ऑलरेडी ये सारा चीज आप मीनिंग में एक तरीके से कवर करें, उसमें आप जो है आपके लिए इजी हो जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स याद करना। और अगर आपको लॉजिक पूरा समझ में आ रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप ऑलरेडी आप याद कर चुके हो। ठीक है, अब देखते हैं हम व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी गवर्नमेंट क्यों लगाती, क्या उद्देश्य से जीएसटी कलेक्ट करती है? सो जीएसटी का एक उद्देश्य क्या है, टू डेवलप कॉमन नेशनल मार्केट बाय हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब गवर्नमेंट एक सिंगल टैक्स जो है लगाना चाहती है। तो इसमें क्या हो रहा है, गवर्नमेंट पूरा जो जितना भी सामान खरीदा बेचा जा रहा है, इसको ट्रीट करिए एज वन नेशनल मार्केट। एक सिंगल टैक्स लगाने से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इसको एक मार्केट की तरफ व्यू कर पाती है। फिर अलग अलग सर्विसेज पे अलग अलग टैक्स, अलग अलग गुड्स पे अलग अलग टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग पे एक अलग टैक्स, उससे क्या हो रहा है, अलग अलग जो है मार्केट हो जा रहा है ना एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए, तो अलग मार्केट पे अलग टैक्स। पर बाय इंप्लीमेंटिंग वन सिंगल टैक्स, गवर्नमेंट इंश्योर करी एक सिंगल नेशनल मार्केट, कॉमन नेशनल मार्केट जो है हम अपने कंट्री में डेवलप कर पा रहे हैं थ्रू दिस सिस्टम। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, एलिमिनेट कास्केडिंग इफेक्ट। हम बोले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप एक ही चीज पे दो बार टैक्स आप पे नहीं कर रहे हो गवर्नमेंट को। फिर इट हेल्प्स इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप अगर सिंपल टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हो तो ऑब्वियसली आप बिजनेस भी इजीली कर सकते हो, फिर कॉम्प्लेक्सिटीज कम हो जा रही है। आज अगर कोई कंपनी है जो गुड्स भी सेल कर रही है और जो सर्विसेज भी सेल कर रही है, उसको फिर दो अलग अलग टैक्स सिस्टम में अपने आप को रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, उसको एक सिंगल टैक्स जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जांपल ये वोल्टास का, वोल्टास एसी जो है सप्लाई भी करती है और
रिपेयर वगैरह सर्विसेज भी देती है, इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी देती है। तो पहले क्या होता था, ऐसे कंपनीज को, जैसे वोल्टास टाटा का ब्रांड है, तो टाटा को दोनों रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, सर्विस टैक्स का भी और वैट का भी। पर अब क्या, जीएसटी में सिंगल रजिस्ट्रेशन में इट कैन सप्लाई सर्विसेज एज वेल एज इट कैन सप्लाई गुड्स। सो इट हैज मेड बिजनेस इजी। ठीक है। नेक्स्ट, इट सिंप्लीफाइज कंप्लायंस। ऑब्वियसली अगर आप इजी सिस्टम इंप्लीमेंट करोगे तो लोग उतना ही जो है फॉलो भी करेंगे, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड करेंगे लोग उतना ज्यादा अवॉइड भी करेंगे उस चीज को। क्लियर हो रहा है? सो जीएसटी में हम बोल रहे हैं कि एक एडवांटेज ये भी है कि आप जो कंप्लायंस ऑफ टैक्सेशन है उसको आप सिंप्लीफाई कर दे रहे हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट। आप जितना इजी करोगे उतना आपके लिए, गवर्नमेंट के लिए भी इजी हो रहा है टू मैनेज द टैक्सेशन सिस्टम। जितना अलग अलग टैक्सेस गवर्नमेंट को कलेक्ट करना पड़ता था उतना गवर्नमेंट के लिए भी दिक्कत थी, आपके लिए भी दिक्कत थी, आपको अलग अलग टैक्सेस पे करना पड़ रहा है, और गवर्नमेंट के लिए भी उतना ही डिफिकल्ट है कि अलग अलग जो टैक्सेशन उसके अलग अलग रूल्स, उतना ही डिफिकल्ट है उन सब रूल्स को मैनेज करना। तो गवर्नमेंट के लिए भी इट हैज मेड लाइफ इजियर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका क्या मतलब है? एफडीआई। एफडीआई से हम समझते हैं जो बाहर के जो बिजनेसेस है वो अपना पैसा इंडिया में अब ज्यादा लगा रहे हैं। क्यों ज्यादा लगा रहे हैं? क्योंकि पहले बिजनेस इंडिया में करना बहुत डिफिकल्ट था, इतना सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस था, इतने अलग अलग टैक्स के सिस्टम्स थे, तो बाहर के लोगों को इंडिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था एज अ मार्केट टू ऑपरेट इन। पर जैसे गवर्नमेंट सिंप्लीफाई कर रही है ये सारी चीजों को थ्रू जीएसटी, अब उनके लिए भी इजी हो जा रहा है। अगर एक ही टैक्स सिस्टम है तो इंडिया में जब वो भी बिजनेस करने आएंगे, जैसे इंडियंस के लिए बिजनेस करना इजी है वैसे ही बाहर के लोगों को भी इंडिया में ऑपरेट करना इजी है। सो दिस विल अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है? इट विल अपलिफ्ट जीडीपी। ऑब्वियसली अगर आपके लिए बिजनेस करना आसान हो रहा है, आपके लिए बिजनेस उतना ही ग्रो करेगा। तो जीडीपी का क्या मतलब है? नेशनल इनकम। तो जितना आपका इजी होगा बिजनेस करना उतना ज्यादा जो है बिजनेसेस रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी, उतना ज्यादा बिजनेस ग्रो करेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगा, और इकोनॉमी ग्रो करेगा तो क्या होगा? हमारे लिए जीडीपी इंडिया का बढ़ेगा। क्लियर है? इट विल इरेडिकेट कैश इकोनॉमी। कैश इकोनॉमी का क्या मतलब है? कैश इकोनॉमी से हम समझते हैं ब्लैक मार्केट, क्योंकि ब्लैक मार्केट में क्या होता है, सारे कैश से ट्रांजैक्शंस होते हैं, और कैश से ज्यादा जब ट्रांजैक्शंस होते हैं तो ट्रैक करना डिफिकल्ट होता है, लोग कम रिपोर्ट करते हैं अपना जो है सेल्स। तो गवर्नमेंट थ्रू इंट्रोड्यूसिंग अ सिंपल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन विच इज जीएसटी, गवर्नमेंट क्या करी, और लोगों को अपना जो है रजिस्ट्रेशन करने में इट इज मोटिवेटिंग। जितना इजी रहेगा लोग भी प्रेफर करेंगे कि अपने आप को रजिस्टर करें, लोग भी चाहेंगे कि हम जो है वाइट मनी कमाएं, क्योंकि अब तो इजी हो गया है कंप्लायंस। पहले क्या था, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज थी तो काफी बिजनेसेस अवॉइड करते थे रजिस्ट्रेशन। वो लोग क्या है, कैश में ज्यादा धंधा करते थे अपना, और वो कैश कम रिपोर्ट करते थे गवर्नमेंट को। लेकिन अब इससे क्या है कि आप अपने आप को रजिस्टर कर लिए तो उसमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ट्रेड होगा, फिर कैश ट्रांजैक्शन जो है कम हो जाएंगे, बैंक चेक के थ्रू, बैंकिंग के थ्रू जो है ट्रांजैक्शंस ज्यादा होंगे, और इसका मतलब होता है कि आप ब्लैक इकोनॉमी को आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। सो इट विल इरेडिकेट कैश इकोनॉमी। क्लियर है ऑब्जेक्टिव भी? गवर्नमेंट क्यों लाई जीएसटी? पहले भी तो अलग तरीके से गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही थी, पर थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अचीव ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स, कि जीडीपी बढ़े, बिजनेस करना इजी हो, बाहर के लोगों को इंडिया में ऑपरेट करना इजी हो, जिससे कि और लोग जो है कंप्लाई कर पाए, कंप्लायंस को सिंप्लीफाई कर पाए, गवर्नमेंट को मैनेज करना इजी हो। ये सारा चीज जो है दीज आर ऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जीएसटी में कौन कौन से बिजनेसेस को रजिस्टर करना पड़ता है। हम बोले ना कि जरूरी नहीं है
कि अगर आप बिजनेस शुरू किए तो आपको सीधा सीधा जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट्स सेट करी हुई है जिससे सिर्फ मीडियम साइज ऑफ बिजनेसेस से शुरू हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जो छोटे छोटे लोग हैं वो बोलेंगे हम तो इतना कमाते ही नहीं, हम क्या तो जीएसटी पे करें। तो गवर्नमेंट बोली ठीक है, हम एक रेवेन्यू का एक थ्रेशोल्ड सेट करते हैं। अगर आपका बिजनेस का साल का कमाई इससे ऊपर है तभी आपको जो है जीएसटी में रजिस्टर अपने आप को करना पड़ेगा। तो क्या लिमिट्स है हम एक बार देखते हैं। अब इसमें भी गवर्नमेंट क्या की है, गवर्नमेंट दो अलग अलग एरियाज में इंडिया को डिवाइड की है फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर्पस। गवर्नमेंट जो हिली रीजन्स है, जो स्पेशल टेरिटरीज है, उसको अलग जो है एक थ्रेशोल्ड में कवर कर रही है। तो जो हिली एरियाज में बिजनेसेस है उनके लिए अलग लिमिट है, और जो नॉन हिली एरियाज है मतलब प्लेन्स जो है उन बिजनेसेस को गवर्नमेंट जो बोल रही है उनके लिए एक अलग थ्रेशोल्ड सेट करी है टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो हिली एरियाज है वहां पे पॉपुलेशन कम है। तो अगर पॉपुलेशन कम है और वहां पे सेल भी कम हो रहा है, अगर पॉपुलेशन कम है तो कंजम्पशन भी कम है। तो गवर्नमेंट बोली कि अगर हम हिली और नॉन हिली एरियाज का एक ही रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड सेट करते हैं तब तो फिर एक तरीके से बहुत ही ज्यादा कम वहां के जो हिली एरियाज के बिजनेसेस है वो कवर होंगे अंडर दी जीएसटी परव्यू। तो वो बोली क्योंकि वहां पे सेल कम होता है हम वहां पे लिमिट अलग सेट करेंगे, वहां पे उस एरिया के अकॉर्डिंग जो सेल्स होता है वहां पे हम वैसा एक लिमिट सेट करेंगे। तो देखते हैं हम क्या रजिस्ट्रेशन लिमिट्स है। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज कंपल्सरी, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज कंपल्सरी इन केस ऑफ नॉन हिल एरिया, मतलब नॉर्मल प्लेन्स जो है, जैसे वेरियस सिटीज है, कोलकाता जैसे दिल्ली, जो अलग अलग ये जो एरियाज है ये नॉन हिल एरिया हो गया, इनके लिए जीएसटी बिजनेसेस को कब रजिस्टर करना पड़ेगा? व्हेन द ग्रॉस टर्नओवर फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट दैट इज इंट्रा स्टेट इन अ ईयर इज 40 लाख और मोर। तो जो नॉन हिली एरियाज है उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब मैंडेटरी होता है? जब उनका ग्रॉस टर्नओवर, मतलब उनका जो सेल्स है, टर्नओवर मतलब जो रेवेन्यू है, जो ग्रॉस रेवेन्यू है विद इन द स्टेट, मतलब विद इन द स्टेट मतलब वेस्ट बंगाल में अगर कोई बिजनेस है और वो बिजनेस वेस्ट बंगाल के अंदर सारे सेल्स जो कर रहे हैं, मतलब जितने भी कस्टमर्स है उसके वो वेस्ट बंगाल के अंदर के ही कस्टमर्स है, तो वो जो बिजनेस है जितना भी सेल विद इन वेस्ट बंगाल अगर कर रहा है तो साल में उसका रेवेन्यू अगर 40 लाख या उससे ज्यादा हो तभी उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर जो बिजनेस है इन अ नॉन हिली एरिया, अगर उसका ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम द सप्लाई ऑफ गुड्स, यहां पे हम बात करें फ्रॉम द सप्लाई ऑफ गुड्स, सामान खरीदने बेचने की बात करें, एंड हम बात करें विद इन द स्टेट जो सेल्स हो रहे हैं उसके बारे में, अगर वो टोटल रेवेन्यू फॉर ए ईयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 lakhs, सिर्फ और सिर्फ तब उस बिजनेस को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। दिस इज फॉर नॉन हिल एरिया। और सर्विस के केस में क्या है? फॉर सर्विसेज इट इज ग्रॉस टर्नओवर फ्रॉम सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद इन द स्टेट इन अ ईयर इज 20 लाख और मोर। तो गुड्स के लिए अलग लिमिट है, सर्विसेज के लिए अलग लिमिट है। गुड्स के लिए फॉर नॉन हिली रीजन ग्रॉस टर्नओवर फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स शुड बी ग्रेटर देन और मोर देन 40 lakhs, दैट इज इंट्रा स्टेट। और सर्विसेज के केस में क्या हो जा रहा है? वो हो जा रहा है 20 lakhs। ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट को यहां भी लग रहा है क्या कि गुड्स में क्या हो जा रहा है, गुड्स में आपका टर्नओवर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सर्विसेज। तो गवर्नमेंट सर्विसेज पे क्यों कम थ्रेशोल्ड रखी और गुड्स में ज्यादा क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जो बिजनेसेस गुड्स सप्लाई करके कमाते हैं दैट इज इन अ वे लेस देन व्हाट पीपल इन सर्विस इंडस्ट्री अर्न। आप
जब गुड्स सप्लाई करने की बिजनेस में एंटर करते हो तब तो आपको गुड्स खरीदना पड़ता है और फिर आप उसको जब रीसेल करते हो तब उस पर प्रॉफिट आप लिमिटेड प्रॉफिट ही चार्ज कर पाते हो। पर सर्विसेज में क्या है, सर्विसेज में तो मोस्टली आप जितना भी फीस चार्ज करते हो अपने कस्टमर्स को, मोटा मोटा आपके लिए प्रॉफिट जो है लगभग पूरा का पूरा ही हो जाता है। आप सर्विसेज के केस में आपको खरीदना जो है इतना नहीं पड़ता है सामान इन ऑर्डर टू सप्लाई सर्विसेज, इसलिए गवर्नमेंट सर्विसेज के केस में कम थ्रेशोल्ड रखी क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी जो है वो ज्यादा रहता है और गुड्स के केस में प्रॉफिट्स कम रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इन केस ऑफ हिली एरिया। तो हिल्स में क्या है, ग्रॉस टर्नओवर फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट, वापस हम इंट्रा स्टेट बात कर रहे हैं, इन अ ईयर इज 20 लाख और मोर। सो हिल्स में गवर्नमेंट क्या करिए, आधा कर रखी है लिमिट। जो नॉन हिल एरिया में 40 लाख था, गवर्नमेंट बोले अगर आप हिल्स में बिजनेस करते हो तो अगर आपका साल में आपका रेवेन्यू 20 लाख या उससे ऊपर हो रहा है, आपको तभी जो है ले लेना पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। बट दिस इज अगेन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट। अभी हम दूसरे स्टेट में सप्लाई करने की बात नहीं कर रहे, आपके कस्टमर्स अभी उसी स्टेट में अगर हैं और आपका जो टर्नओवर है दैट इज 20 लाख और मोर, तब आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ जाएगी जीएसटी की। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सर्विसेज विद इन द स्टेट, हिली एरियाज में द थ्रेशोल्ड इज 10 लाख और मोर, तो ये भी हाफ है। नॉन हिली एरिया में सर्विसेज के केस में 20 लाख और मोर था, जबकि हिली एरियाज में इट इज 10 लाख और मोर। It should be noted that no limit is prescribed for interstate turnover. Thus, registration is compulsory if there is interstate turnover of even single rupee. तो हम बार बार जो है एम्फेसिस दे रहे थे इंट्रा स्टेट वर्ड पे, मतलब विद इन द स्टेट अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप सारा सामान जो है या सर्विसेज जो है विद इन द स्टेट ही सप्लाई कर रहे हो, उस केस में जो है आपका ये लिमिट एप्लीकेबल है। लेकिन आपने पूरे साल में अगर आपने 1 रुपए का भी सामान आप दूसरे स्टेट के किसी कस्टमर को सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपको तुरंत जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, उस पर कोई थ्रेशोल्ड या लिमिट नहीं अप्लाई होता है। क्लियर है? तो इंटर स्टेट के केस में इवन इन केस ऑफ अ सिंगल रुपी ऑफ सेल आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे हम पढ़ते हैं जीएसटी के क्या क्या रेट्स है। सो गुड्स एंड और सर्विसेज आर ग्रुप्ड इन 5 कैटेगरीज। 5 टाइप के रेट जो है जीएसटी पे एप्लीकेबल है। जीएसटी इज अप्लाइड ऑन द गुड्स एंड और सर्विसेज एज स्पेसिफाइड ऑन दैट कैटेगरी। तो गवर्नमेंट क्या है, अलग अलग गुड्स की अलग अलग सर्विसेज की जो है पूरी लिस्ट तैयार करी हुई है। हर एक चीज जो भी मार्केट में हमें मिलता है, हर चीज का, हर प्रोडक्ट का, हर सर्विस का जो है गवर्नमेंट पूरा लिस्ट बना रखी है और जिस लिस्ट में जो प्रोडक्ट, जो गुड या सर्विस कवर होता है उस पर वो रेट अप्लाई होता है। तो गवर्नमेंट ऐसा 5 कैटेगरी बना रखी है। देयर आर 5 रेट्स विच आर प्रिस्क्राइब। एक है 0%, मतलब 0 जीएसटी चार्ज होता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे। एक है 5%, एक है 12%, फिर है 18 एंड 28। सो 0, फिर 5, फिर 12, फिर 18, फिर 28। हमारे लिए ये 5 रेट्स एप्लीकेबल है अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज पे, डिपेंडिंग ऑन जो गवर्नमेंट लिस्ट तैयार करके रखी है फॉर ईच एंड एवरी गुड एंड सर्विस। जो लिस्ट में जो रेट अप्लाई हो रहा है हमें वही जीएसटी रेट जो है पे करना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि जीएसटी किस चीज पे अप्लाई होता है, कौन से अमाउंट पे अप्लाई होता है जीएसटी। अभी तो हम रेट समझे, पर वो रेट कौन से अमाउंट पे चार्ज होता है। सो वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज चार्ज्ड और लेवीड। जीएसटी इज लेवीड on the taxable value, that is gross sale value less discount allowed if any। तो हम पिछले लेक्चर में हम डिस्काउंट के बारे में पढ़े कि ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है, कैश डिस्काउंट हो सकता है। तो हम बोले जीएसटी जो वैल्यू पे चार्ज होगा दैट इज
आफ्टर डिडक्टिंग एनी डिस्काउंट्स। क्लियर है? तो जो सेलिंग प्राइस होगा उस पर अगर कोई भी डिस्काउंट है पहले हम उसको लेस करेंगे, फिर नेट सेल्स प्राइस जो निकलेगा हम जीएसटी उस पे चार्ज करेंगे। ठीक है? अब इनपुट जीएसटी हम पढ़ लिए, इसके बारे में क्या लिखा है यहाँ पे, इनपुट जीएसटी रिफर्स टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेड बाय द परचेजर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम बोले थे अगर आप बिजनेस करते हो, आप बिजनेस करने के लिए कोई सामान या सर्विस आप परचेज कर रहे हो तो उस पे जो जीएसटी पे होगा दैट इज नोन एज इनपुट जीएसटी। और आउटपुट जीएसटी क्या है? इट इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्टेड एंड लेवीड बाय द सेलर ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर इन टर्न जो बिजनेस सेल करेगा गुड्स या सर्विस उस पे जो जीएसटी चार्ज हो रहा है दैट इज नोन एज आउटपुट जीएसटी। आइए अब हम देखते हैं कि जीएसटी का क्या एप्लीकेशन है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब कौन सा जीएसटी लगेगा डिपेंडिंग ऑन आप वो सामान किसको बेच रहे हो और कहां बेच रहे हो। सो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं इंट्रा स्टेट जीएसटी के बारे में। What is intrastate GST? Intrastate GST applies when the supply of goods or services occurs within the boundaries of a single state in India. तो अगर हम वेस्ट बंगाल के में रजिस्टर्ड है, हम वेस्ट बंगाल में बिजनेस कर रहे हैं और हम विद इन वेस्ट बंगाल ही अपना गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या चार्ज कर रहे हैं? हम चार्ज कर रहे हैं इंट्रास्टेट जीएसटी। So intrastate GST applies when the supply of goods or services occurs within the boundaries of a single state. उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, मतलब इंट्रास्टेट जीएसटी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एक होता है सेंट्रल जीएसटी और दूसरा होता है स्टेट जीएसटी। सो सेंट्रल जीएसटी क्या है? इट इज द इंट्रास्टेट जीएसटी विच इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रास्टेट सप्लाईज। सिमिलरली स्टेट जीएसटी क्या होता है? स्टेट जीएसटी इज कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रास्टेट सप्लाईज। तो इसका मतलब आप जो इंट्रास्टेट कुछ गुड्स या सर्विस आप सप्लाई करते हो तो उस पे जो जीएसटी चार्ज हो रहा है उसके दो कंपोनेंट्स है, एक है सेंट्रल जीएसटी और दूसरा है स्टेट जीएसटी। एग्जाम्पल, इफ अ बिजनेस इन महाराष्ट्र सेल्स गुड्स टू अनदर बिजनेस विद इन महाराष्ट्र, बोथ CGST and SGST will be applicable। जैसे आप कभी रेस्टोरेंट में खाने जाते हो, आपने अगर बिल देखा होगा तो उस पर आप देखते हो कि टोटल जीएसटी तो 5% होता है, पर उसमें आपको ब्रेकअप दिया हुआ रहता है। क्या ब्रेकअप रहता है? CGST इतना, SGST इतना, तो वो 5% जो है वो डिवाइडेड रहता है। CGST 2.5% एंड SGST 2.5%। मतलब इंट्रास्टेट सप्लाई में जो भी आप जीएसटी चार्ज करते हो उसको स्प्लिट कर देते हो दो हिस्सों में, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के पास जो जाता है। ठीक है? अब इंटरस्टेट जीएसटी जैसा हमें नाम से समझ में आ रहा है, इट अप्लाइज व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अगर आप इंटरस्टेट जो है सप्लाई करते हो गुड्स और सर्विस तो उस केस में इंटरस्टेट जीएसटी अप्लाई होता है। इसमें क्या होता है? सिंगल टैक्स कंपोनेंट है विच इज इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। और आईजीएसटी कौन कलेक्ट करते हैं? ये सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट ये कलेक्ट करती है एंड इट इज लेटर अपोर्शन बिटवीन सेंटर एंड द डेस्टिनेशन स्टेट। तो इंटरस्टेट जीएसटी के केस में क्या है? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो अमाउंट और बाद में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को उसका हिस्सा देती है। ठीक है? जबकि इंट्रास्टेट के केस में क्या है? सीधा सीधा जो अमाउंट है वो दो में स्प्लिट हो जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा लेती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना। लेकिन इंटरस्टेट जीएसटी के केस में क्या हो रहा है कि एक ही कंपोनेंट है विच इज इंटीग्रेटेड जीएसटी, वो सीधा सीधा कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो बाद में स्टेट गवर्नमेंट को उसका हिस्सा देती है। इसका एग्जांपल क्या है? इफ अ बिजनेस इन गुजरात सेल्स गुड्स टू अ बिजनेस इन राजस्थान, IGST will be applicable. The tax is collected by the central government and the revenue is later shared between the central and state governments. Clear है?
आइए अब देखते हैं कुछ जीएसटी के रूल्स। ये किस टाइप के रूल्स है? ये है सेट ऑफ के रूल्स। हम पढ़े कि इनपुट जीएसटी जो बिजनेस पे करता है उसको दैट बिजनेस कैन सेट ऑफ अगेंस्ट द आउटपुट जीएसटी विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर। वो क्या करेगा, जितना पे कर रखे हैं ऑलरेडी जीएसटी अमाउंट, उतना वो जितना अपने कस्टमर से कलेक्ट करे उसके अगेंस्ट सेट ऑफ करके नेट अमाउंट ही गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है। पर ये जरूरी नहीं है हर केस में, बिकॉज देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स जिसको फॉलो करना पड़ेगा टू अवेल दैट बेनिफिट ऑफ सेटिंग ऑफ द इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। चलिए देखते हैं ये क्या रूल्स है। तो सबसे पहले जीएसटी पेड and claimed as input GST is not allowed to be set off against output GST in the following cases। तो हम यहाँ पे पढ़े सबसे पहले तो कि जो जीएसटी आप पे किए हो एज इनपुट जीएसटी, मतलब आप बिजनेस में कुछ गुड्स या सर्विसेज आप अवेल किए हो और उस पर आप इनपुट जीएसटी अगर पे किए हो, तो कुछ ऐसे केसेस है जहां पे अगर आप इनपुट जीएसटी पे कर रहे हो आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हो अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। वो कौन से केसेस है? जैसे रिपेयर्स टू बिल्डिंग्स। अगर आप अपने बिल्डिंग का कुछ रिपेयर करा रहे हो, आप अपने लेट्स से ऑफिस के बिल्डिंग का ही कुछ रिपेयर करा रहे हो, अगर आप उस पर कुछ जीएसटी पे कर रहे हो, सो दैट इज एन इनपुट जीएसटी। पर आप उस इनपुट जीएसटी को सेट ऑफ नहीं कर सकते अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। फिर आप अगर कुछ फूड एंड बेवरेजेस पे आप खर्चा कर रहे हो, जैसे रेस्टोरेंट बिल कुछ पे कर रहे हो, तो उस केस में भी आप जीएसटी पे करोगे। आप क्या कर रहे हो, जैसे बिजनेस में लेट्स से आप अपने एम्प्लॉयज को खाने पे ले गए, अब आप उस पे जो रेस्टोरेंट का बिल आएगा आप पे करोगे कुछ जीएसटी अमाउंट, और क्योंकि एम्प्लॉय को जो आप खाना खिलाने लेके गए, आप तो ये बोलो ये तो है बिजनेस का खर्चा, आप एम्प्लॉयज को खुश करने के लिए उनका आप उसको उनको मोटिवेट करने के लिए आप लेके गए एक टीम लंच या डिनर पे, तो एक तरीके से आप बोले ये खर्चा तो बिजनेस के सिलसिले में ही हुआ है, तो आप जो जीएसटी पे करो दैट इज इनपुट जीएसटी। पर जीएसटी के रूल्स के अनुसार आप इस जीएसटी को आप एज इनपुट जीएसटी आप स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। ठीक है। फिर आप अगर कोई मेंबरशिप फीस पे कर रहे हो, मेंबरशिप फीस ऑफ क्लब्स, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर्स, तो आप उसको भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। तो ये सब में आपको कुछ समझ में आ रहा है गवर्नमेंट ऐसा क्यों की होगी? गवर्नमेंट के दिमाग में आया होगा कि कुछ ऐसे बिजनेस के एक्सपेंसेस है जहां पे गवर्नमेंट को पता लगाना डिफिकल्ट रहेगा कि ये क्या एक्चुअल में बिजनेस में ही खर्चा हुआ है या कोई ओनर अपना पर्सनल खर्चा को एज बिजनेस का खर्चा नहीं दिखा रहा। क्योंकि हो सकता है ना वो खुद का मेंबरशिप फीस ले रखा हो, कोई क्लब ज्वाइन किया हो, उसका मेंबरशिप फीस पे किया हो और दिखा दिया हो कि मैंने तो ये बिजनेस के सिलसिले में ये क्लब का मेंबरशिप फीस लिया है, या वो खुद जो है अपने फैमिली के साथ खाने पे गया हो, उस पे जो जीएसटी पे कर रहा है वो दिखा दे कि तो बिजनेस के सिलसिले में हुआ है। तो जहां पे ये सब एम्बिग्विटी है ना, वहां पे गवर्नमेंट बोली है आप वो सब को एज इनपुट जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते हो। फिर अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहे हो तो उस पर भी जो जीएसटी आप पे कर रहे हो आप उसको भी सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। अगर आप कोई गिफ्ट स्टाफ को आप दे रहे हो तो वापस से अगर वो सामान जो खरीद रहे हो स्टाफ को देने के लिए उस पर जो जीएसटी पे कर रहे हो दैट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज इनपुट जीएसटी। सिमिलरली कोई डोनेशन कर रहे हो तो उस पर भी नहीं। फिर आप अगर सैंपल हम पिछली बार पढ़े थे एडवर्टाइजमेंट के लिए आप करते हो ना, अगर आप एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई सामान खरीद के फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हो तो उस सामान पे जो आप जीएसटी पे किए अगेन यू कैन नॉट क्लेम एज इनपुट जीएसटी, आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते एज आउटपुट अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। फिर अगर आप कोई सामान खरीदे तो बिजनेस के लिए पर आप ले गए अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ऑब्वियसली उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स, ऑब्वियसली आप उस पर तो इनपुट जीएसटी नहीं क्लेम कर सकते हो। फिर अगर आप कोई व्हीकल अगर खरीदते हो तो व्हीकल पे भी जो इनपुट जीएसटी है कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे केसेस है जहां पे इनपुट जीएसटी कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। यहाँ पे इनपुट जीएसटी बिकम्स एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो बिजनेस के लिए एक खर्चा हो जाता है।
आपको याद रहेंगे ये केसेस, इजी, आप इसको रिलेट करने की कोशिश करो। ऐसे कौन से खर्चे हो सकते हैं जहां पे एम्बिग्युइटी हो? वो ऐसे है जहां पे फूड इन्वॉल्व है, फूड एंड बेवरेज एक्सपेंस हो गया, जैसे कि कोई डोनेशन है, जैसे कोई गिफ्ट है, जैसे कोई ड्राइंग्स है, परचेज ऑफ व्हीकल है। ये सारे चीज जहां पे एम्बिग्युइटी है वहां पे आप नहीं क्लेम कर सकते हो क्रेडिट ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। क्लियर है? नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस है जीएसटी पेड एंड क्लेम्ड एज इनपुट जीएसटी बट रिवर्स्ड इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब आप जब कुछ सामान खरीदे तब आप इनपुट जीएसटी उसको अपने बुक्स में दिखा तो दिए, पर आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा। कब करना पड़ेगा? जब आप कुछ सामान खरीदे, उस पर जीएसटी पे किए, पर आप वो सामान लौटा दिए अपने वेंडर को, परचेज रिटर्न, बिकॉज परचेजेस आर रिटर्न एंड देयरफॉर इनपुट जीएसटी कैन नॉट बी क्लेम। जाहिर सी बात है, अगर आप कुछ सामान खरीदे पर आपको उसको वापस करना पड़ा अपने वेंडर को, तो फिर तो जो भी जीएसटी पे की वो भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा अपने बुक्स में। फिर कैश डिस्काउंट रिसीव्ड आफ्टर द परचेज डेट, बिकॉज जीएसटी इज ऑन टैक्सेबल वैल्यू विच इज आफ्टर ऑल डिस्काउंट। ये तो हम ऑलरेडी जब समझे थे कि जीएसटी कौन से वैल्यू पे चार्ज होता है, जीएसटी चार्ज ऑन द टैक्सेबल वैल्यू, मतलब जितना भी डिस्काउंट है उसको लेस करके। तो अगर हमें लेट्स से सामान खरीदे उस समय तो हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज को टोटल प्राइस पे आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन कैश डिस्काउंट के बारे में तो अपने को बाद में पता चलता है। तो लेट्स से आप कुछ सामान खरीदे, आप परचेज दिखा दिए अपने बुक्स में, आप उस पर इनपुट जीएसटी दिखा दिए, पर बाद में जो है आपको ऑफर किया क्रेडिटर ने कैश डिस्काउंट। तो जब आप कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड करोगे उस समय आप अपने इनपुट जीएसटी को भी उतना अमाउंट से लेस कर दोगे जो अमाउंट डिस्काउंट पे अप्लाई हुआ था। जितना अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है उस पे जो जीएसटी अमाउंट चार्ज हो रहा है उतने हद तक आप इनपुट जीएसटी को रिवर्स कर दोगे। क्लियर है? नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स बाय प्रोप्राइटर बिकॉज गुड्स आर नॉट सोल्ड बट कंज्यूम्ड। आप इनपुट जीएसटी आप क्लेम नहीं कर सकते हो उन सामान पे जो आप अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए ले गए घर। आप तो जीएसटी इनपुट जीएसटी खाली उन पे आप क्लेम कर सकते हो ना जो आप रीसेल के लिए आप जो सामान लिए हो। इसलिए ड्राइंग्स के केस में क्या है, अगर आप इनपुट जीएसटी क्लेम किए हो तो आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है? गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड और स्टोलन बिकॉज गुड्स आर नॉट टू बी फर्दर सोल्ड। अगर अपना कोई गुड्स का नुकसान हो जाता है तो उस केस में भी क्या हो रहा है, उस केस में जितना इनपुट जीएसटी वो रिवर्स हो जाएगा, वो वापस से क्या होगा, वो रिवर्स होगा। गुड्स बिकमिंग नॉट सेलेबल और रिटर्न ऑफ बिकॉज गुड्स विल नॉट बी फर्दर सोल्ड। अगर कुछ ऐसा सामान है जो कोई कारण से आप उसको वापस बेच नहीं पाओगे तो उन सब केसेस में भी क्या है, इनपुट जीएसटी विल बी रिवर्स्ड। ठीक है? तो आपके लिए रिवर्स का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे, मतलब वो आपके लिए एसेट, जो आप एसेट की तरह दिखा रहे थे अपने इनपुट जीएसटी को, आप उसको एज एन एसेट ट्रीट नहीं कर सकते हो। ठीक है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ बिकॉज गुड्स आर नॉट सोल्ड बट गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हम पढ़ लिए थे जीएसटी के पहले रूल में भी। फिर गुड्स गिवन एज डोनेशन, गुड्स गिवन एज सैंपल्स। अगर इन सारे केस में पहले तो आपको क्या है, इनको एज इनपुट जीएसटी आपको दिखाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आपका जीएसटी रूल बोलता है अगर आप इस पर्पस के लिए आप जीएसटी गुड्स खरीद रहे हो तो आप उसको इनपुट जीएसटी की तरह नहीं दिखा सकते, बिकॉज इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। पर आपने बुक्स में दिखा दिया इसको एज एन एसेट, तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आपको बाद में पता लग रहा है कि आप इन पर्पस के लिए ये गुड्स को यूज कर रहे हो तो यू हैव टू रिवर्स such input GST. क्लियर है? नेक्स्ट रूल बोलता है जीएसटी कलेक्टेड एज आउटपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब अभी हम बात की थी कब कब आप जब इनपुट जीएसटी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड की उसको कब रिवर्स करते हो। अब आप क्या दिखा रहे हो, आप जो आउटपुट जीएसटी जो अपने बुक्स में एज लाइबिलिटी रिकॉर्ड किए हो आप उसको कब रिवर्स करते हो। तो आप कब रिवर्स करोगे, जस्ट लाइक आप परचेज रिटर्न करते हो। अगर आपका सामान जो आप कस्टमर को बेचे वो वापस आ जाता है कस्टमर से, तो उस केस में आपको उस वैल्यू पे जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा। एंड कैश डिस्काउंट अलाउड, इफ
allowed after the sale because GST is levied on taxable value. So just like ये दो केसेस हम इनपुट जीएसटी में भी देखे रिवर्सल के, सेम आप कस्टमर के साथ भी जब सेम कर रहे हो, जब आप डिस्काउंट उसको बाद में ऑफर कर रहे हो तो उतना वैल्यू तक जितना डिस्काउंट का वैल्यू है उस पर जो जीएसटी चार्ज हुआ है उसको भी आप रिवर्स कर दोगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या बोल रहे हैं कि जीएसटी एग्जेम्प्ट कब हो रहा है। कुछ ऐसे केसेस है जब जीएसटी इज एग्जेम्प्ट, मतलब जीएसटी चार्ज होगा ही नहीं, उसमें रिवर्सल का बात नहीं आ रहा है, उसमें बात है कि आप अपने बुक्स में उसको दिखाओगे ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। इन व्हाट ऑल केसेस? इन केस ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, इन केस ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, इन केस ऑफ हेल्थ सर्विसेज, बट कंसल्टिंग ओनली। ये क्या हो रहा है? ये सारे वो केसेस है जहां पे आप जीएसटी चार्ज ही नहीं करोगे। अगर आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हो तो उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अगर आप एजुकेशनल सर्विसेज, मतलब अगर कोई स्कूल है, स्कूल अगर अपने स्टूडेंट से जो है फीस कलेक्ट करती है उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, ये सब क्या है? एसेंशियल सप्लाईज है। गवर्नमेंट बोलती है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर पे हम जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। हेल्थ सर्विसेज पर यहां हम लिख रहे हैं कंसल्टिंग ओनली। कंसल्टिंग ओनली मतलब डॉक्टर का जो फीस है, डॉक्टर को आप कंसल्ट करते हो उस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कंसल्टिंग ओनली। इसका मतलब क्या है? अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो हॉस्पिटल का जो बिल आएगा उसमें काफी कंपोनेंट्स होंगे। डॉक्टर का जो है कंसल्टेशन फीस भी होगा, मेडिसिन भी होंगे, अलग अलग चीजें होंगी, पर जितना डॉक्टर का कंसल्टेशन फीस है उस उतना तक जीएसटी जो है एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे भी जीएसटी चार्ज नहीं होता है। मतलब जैसे आप बैंक को, आप लेट्स से लोन ले रखे हो बैंक से, आप उस पर इंटरेस्ट पे करते हो तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू दी गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट को कोई सर्विस सप्लाई करो, देखो यहाँ पे क्या लिखे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, गुड्स नहीं। अगर आप जो गुड्स सप्लाई कर रहे हो गवर्नमेंट पे वो एग्जाम्प्ट नहीं, पर आप कोई सर्विस सप्लाई कर रहे हो गवर्नमेंट को। सर्विस कैसे, क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? तो कुछ भी हो सकता है, कोई सर्विस, जैसे आप लेट्स से आप रिपेयर का सर्विस गवर्नमेंट को दे रहे हो, उस केस में बिकॉज गवर्नमेंट इज द कस्टमर तो जीएसटी चार्ज नहीं होगा। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ टू दी एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज, तो अगर आप कोई गुड्स या फिर कोई सर्विस अगर आप दूसरे कंट्रीज के एम्बेसी को सप्लाई करते हो तो उस केस में आपको जीएसटी नहीं चार्ज होगा। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्लेम बाय स्टाफ, तो आपका अगर कोई एम्प्लॉय है वो कोई ट्रैवल पे कुछ एक्सपेंस इनकर किया है तो उस पे जो है जीएसटी चार्ज नहीं होगा। जब वो एम्प्लॉय आपसे मांगेगा रीइंबर्समेंट, क्योंकि वो बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल किया है तो आपको अब अपने पास से निकाल के उसको पे करना पड़ेगा, उसका जो खर्चा लगा था। तो इस अमाउंट पे जीएसटी वापस से एग्जेम्प्ट है। जैसे सैलरीज पे एग्जेम्प्ट है, इस अमाउंट पे भी जीएसटी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट विच इज रिवर्स चार्ज, और हम देखते हैं कि अपने बुक्स में हम जीएसटी को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। सो रिवर्स चार्ज क्या होता है? आप इसको ऐसे समझो कि जब हम कोई सामान बेचते हैं तो हम क्या बोले थे कि जो सेलर है वो अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करेगा ऑन दी वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड बाय दैट सेलर। तो इस केस में क्या होता है, सेलर अपने बायर से जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट करता है और फिर क्या करता है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। ये अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस ऐसा ही होता है कि हमेशा सेलर अपने बायर से जो है जीएसटी अमाउंट कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को जो है पे करेगा। पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे जो कस्टमर है वो खुद ही जीएसटी का अमाउंट गवर्नमेंट को जो है डिपॉजिट कर देगा। That customer will not pay the GST amount to the seller.
that customer will directly pay the GST amount to the government. ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं. हम समझते हैं कि कौन से केसेस है जहां पे कस्टमर खुद ही जीएसटी अमाउंट काट के गवर्नमेंट को दे देगा इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट अमाउंट टू द सेलर. So सबसे पहले reverse charge means that GST is not charged by the seller but is paid by the purchaser of goods and or services or both to the government. It is claimed by the purchaser as input GST. समझ आ रहा है? इस केस में परचेजर खुद ही टैक्स अमाउंट काट के गवर्नमेंट को दे देगा. अभी भी वो परचेजर के लिए रहेगा तो इनपुट जीएसटी. द ओनली डिफरेंस इज कि सेलर की जगह परचेजर ये अमाउंट एज अ चार्ज अपने पे से देगा गवर्नमेंट को डायरेक्टली. Goods and services that are GST under reverse charge are purchase of goods and or services from an unregistered taxpayer. हम पढ़े क्या थ्रेशोल्ड्स होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए. तो लेट्स से अगर कोई बिजनेस जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है पर जो कस्टमर है वो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है, तो उस केस में क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि जो कस्टमर जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है अगर वो कुछ सामान ऐसे वेंडर से खरीदे जो जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो कस्टमर खुद ही जीएसटी का जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर देगा और फिर इनपुट जीएसटी क्लेम कर सकता है. ठीक है. पेमेंट ऑफ फी टू लॉयर्स. तो लॉयर्स के केस में क्या हो रहा है, अगर आप कोई फीस पे कर रहे हो लॉयर की तो आप जितना फीस है उस पर जीएसटी अमाउंट अगर एप्लीकेबल है आप उतना अमाउंट लगा दे रहे हो और आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को आप उतना जीएसटी अमाउंट पे कर दोगे. लॉयर का काम नहीं है ये जीएसटी अमाउंट को गवर्नमेंट को पे करने का. जो क्लाइंट है वो खुद ही जीएसटी का अमाउंट गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर देगा. ठीक है. नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ फी आउटसाइड इंडिया. अगर हम कोई फीस पे करें फॉर एनी सर्विसेज अवेल्ड आउटसाइड इंडिया, अगर आप कोई फीस भेज रहे हो इंडिया के बाहर, उस केस में भी दैट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिपॉजिट द जीएसटी अमाउंट टू द गवर्नमेंट. आप उस चीज को, जो बाहर का जो वेंडर है आप उसको जीएसटी अमाउंट पे नहीं करोगे. हो सकता है उसको रूल्स के बारे में पता ही नहीं है ना इंडिया का, तो गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है कि कस्टमर का ही काम होगा इन सच केसेस इनपुट जीएसटी जो है डिपॉजिट करना गवर्नमेंट को. इजी है. पेमेंट फॉर यूज ऑफ कॉपीराइट. और गवर्नमेंट बोल रहे हैं अगर कोई कॉपीराइट से रिलेटेड कुछ अमाउंट आप पे कर रहे हो, कोई कॉपी किसी का कॉपीराइट आप यूज कर रहे हो और आपको उसको पे करना पड़ रहा है कुछ अमाउंट फॉर द यूज ऑफ देयर कॉपीराइट, तो उस केस में भी इट विल बी द यूजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द इनपुट जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली. ठीक है. ये 4 केसेस है जो कवर होते हैं रिवर्स चार्ज में. रिवर्स चार्ज क्यों? क्योंकि इसमें सेलर नहीं जीएसटी पे करके बायर जीएसटी अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर रहा है. ठीक है. चलिए अब समझते हैं अपने लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इसको हम जो जीएसटी को है हम कैसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. सबसे पहले इनपुट जीएसटी, और हम पढ़ रहे पहला केस ऑफ इंट्रा स्टेट जीएसटी वेयर इनपुट क्रेडिट फॉर जीएसटी पेड इज अलाउड. तो सबसे पहला केस है इंट्रा स्टेट जीएसटी का मतलब विद इन द स्टेट अगर बिजनेस हो रहा है और जहां पे नॉर्मल सर्कमस्टांस है, जहां पे कोई ऐसा सामान या सर्विस बेचा जा रहा है जहां पे इनपुट जीएसटी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी. उस केस में हम एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे? उस केस में हम क्या डेबिट करेंगे? हम डेबिट करेंगे परचेज, हम डेबिट करेंगे इनपुट सीजीएसटी और हम करेंगे डेबिट इनपुट एसजीएसटी. अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं उस समय हमारे एंट्री में डेबिट क्या हो जा रहा है? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू द क्रेडिटर. ये हो जा रहा है हमारे परचेज के केस में. परचेज टू क्रेडिटर ये तो हमारे लिए नॉर्मल था. यहां पे और 2 चीजें डेबिट हो जा रही है. क्या? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट. क्योंकि हम बोले इंट्रा स्टेट जीएसटी के केस में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी, सेंट्रल
जीएसटी और स्टेट जीएसटी, तो हम इसको अपने बुक्स में उसी समय दो हिस्सों में दिखा देते हैं। तो लेट्स से 500 का अगर हम सामान खरीदे जिसपे 5% जीएसटी एप्लीकेबल है, मतलब 25 रुपए, तो हम 500 रुपया जो है जितना परचेज हुआ वो तो हम परचेज अकाउंट 500 डेबिट करेंगे। फिर हम 25 को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, 50% 50%, 12.5 और 12.5। हम फिर इनपुट CGST 12.5 डेबिट करेंगे, फिर हम इनपुट SGST अकाउंट डेबिट करेंगे 12.5 से, और हम करेंगे क्रेडिट टू क्रेडिटर को। टू क्रेडिटर कितना से? टोटल 525, क्योंकि हम तो ये हमारे लिए इनपुट जीएसटी और ये नॉर्मल केस है, तो इनपुट जीएसटी तो हम अपने वेंडर को साथ ही साथ दे रहे हैं, जितना परचेज अमाउंट है उसके साथ दे रहे हैं, तो इसीलिए हमारे लिए लाइबिलिटी कितना है? 525। और उसमें हम क्या दिखाए? उसमें हम दिखाए अपना एक्सपेंस परचेज का विच इज 500 रुपए, और हम दिखाए एसेट ऑफ 25 रुपीज डिवाइडेड इनटू CGST एंड SGST, और उसको बोल रहे इनपुट जीएसटी। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम कोई एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं और अगर वो एक्सपेंस अभी तक हम पे नहीं किए तो वो लाइबिलिटी हमारे लिए एक्सपेंस पेबल हो जाएगा। तो ये तो सेम ही रहेगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, बाकी ये दो भी सेम रहेंगे, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? टू एक्सपेंस पेबल, अगर वो पेमेंट अभी पेंडिंग है। जैसे कोई भी हो सकता है ना, रिपेयर हम करवा तो लिए पर रिपेयर का अमाउंट अभी तक हम पे किए नहीं, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस मतलब रिपेयर पेबल। ठीक है? और ऐसे ही आप कोई अगर एसेट खरीद रहे हो, एसेट मतलब जैसे आप कुछ फर्नीचर खरीद रहे हो या आप कुछ इक्विपमेंट खरीद रहे हो, तो वापस से एसेट अकाउंट डेबिट, ये दो सेम रहेंगे, इनपुट CGST इनपुट SGST दोनों डेबिट टू वापस से क्रेडिटर। या अगर हम ये सारे चीज को कैश या बैंक से पे ऑलरेडी साथ ही साथ कर दे रहे हैं तो टू कैश या टू बैंक। क्लियर है? अब इन केस ऑफ इंटरस्टेट जीएसटी वेयर इनपुट क्रेडिट फॉर जीएसटी पेड इज अलाउड, हम पढ़े थे इंटर स्टेट जीएसटी में खाली एक टैक्स कंपोनेंट होता है विच इज इंटीग्रेटेड जीएसटी IGST। तो उस केस में बाकी सब चीज तो सेम रहेगा, या तो वो परचेज अकाउंट डेबिट या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या एसेट अकाउंट डेबिट। चेंज क्या होगा? ये जीएसटी कंपोनेंट ये हो जाएगा इनपुट IGST। इंट्रा स्टेट के केस में था इनपुट CGST एंड इनपुट SGST दो कंपोनेंट, यहाँ पे सीधा सीधा इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट भी सेम चीज होगा, टू क्रेडिटर अकाउंट या टू एक्सपेंस पेबल अकाउंट या टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। ठीक है? इजी है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। हम जो एंट्री करते आ रहे थे उसमें एक एडिशनल कंपोनेंट ऐड हो जा रहा है, या तो एसेट का या तो हम बाद में देखेंगे आउटपुट जीएसटी के केस में लाइबिलिटी का। ठीक है? चलिए अब देखते हैं इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट जीएसटी। In case of intrastate GST where input credit for GST paid is not allowed, यहां हम बोल रहे हैं not allowed। पिछले केस में क्या था? जहां पे नॉर्मल था इनपुट जीएसटी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, पर जहां पे अलाउड ही नहीं है उस केस में तो हमारे लिए एसेट नहीं रहा, फिर वो हमारे लिए जीएसटी अमाउंट ही क्या हो जा रहा है? एक्सपेंस हो जा रहा है। तो ये तो सिंपल है। क्या होगा? लेट्स से एक एग्जांपल ले रहे हैं, फूड एंड बेवरेज। फूड एंड बेवरेज एक्सपेंस के केस में बोले इनपुट जीएसटी नहीं अलाउड है, तो उस केस में क्या हो रहा है? हम बोले बिजनेस प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, और ये जो एक्सपेंस को हम डेबिट कर रहे हैं हम इसको कर रहे हैं इंक्लूडिंग जीएसटी। हम पहले क्या बोले? परचेज करते हैं तो परचेज का अमाउंट अलग दिखाते हैं, इनपुट जीएसटी का अमाउंट अलग दिखाते हैं, पर फूड एंड लेट्स से बेवरेज एक्सपेंस के केस में क्या हो रहा है? आपको इनपुट जीएसटी तो मिल नहीं रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? आप जो टोटल बिल अमाउंट पे कर रहे हो 525 का, 525 को टोटल में एज बिजनेस प्रमोशन अकाउंट डेबिट कर दे रहे हो। बिजनेस प्रमोशन क्यों? क्योंकि जैसा मैं आपको समझाया, आप कभी लंच डिनर पे अपने एम्प्लॉयज को लेके जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप उनको मोटिवेट करने के लिए लेके जा रहे हो, आप अपना बिजनेस अच्छे से चले इसलिए ले जा रहे हो, तो आप उसको अपने बुक्स में कैसे दिखाते हो? एज बिजनेस प्रमोशन। या फिर आप ऐसे समझो, आप अपने किसी कस्टमर को या क्लाइंट को आप खाने पे लेके जा रहे हो तो आप उसको बिजनेस प्रमोशन, क्योंकि क्लाइंट को आप खुश कर रहे हो कि वो आपसे सामान खरीदे, इंप्रेस हो, तो आप उसको बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस की तरह दिखाते हो।
हमें बहुत ऐसा पता है मजा आता था, हम जब ऐसे बिग फोर्स में काम करते थे, EY PwC, हमें हमारे क्लाइंट्स बहुत लेके जाते थे, कभी लंच पे कभी डिनर पे। तो ऐसा जब आप भी जॉब करोगे आपको रियलाइज होगा कि जो आपके आपके क्लाइंट्स होंगे वो आपको लेके जाएंगे कई बार लंच डिनर पे, उसको आप दिखाओगे एज बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस। क्लाइंट कैसे दिखाएगा? एज बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस। ठीक है। सिमिलरली अगर हम रिपेयर्स टू बिल्डिंग का एग्जांपल ले, तो रिपेयर्स टू बिल्डिंग के केस में भी हम बोले कि आप इनपुट जीएसटी नहीं क्लेम कर सकते, तो जितना भी एक्सपेंस आप पे करोगे रिपेयर्स पे, दैट विल बी इंक्लूडिंग जीएसटी एंड टू कैश और टू बैंक। ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस इज रिवर्सल ऑफ इनपुट जीएसटी। मतलब आपने रिकॉर्ड तो कर लिया था गलती से कुछ इनपुट जीएसटी, अब आपको रिवर्स करना है, तो आप रिवर्स कैसे करोगे? आइए देखते हैं उसकी एंट्री क्या है। तो सबसे पहले इन केस ऑफ परचेज रिटर्न, हम परचेज रिटर्न पढ़े थे। अगर हम कोई गुड्स कोई कारण से अपने वेंडर को या क्रेडिटर को लौटा रहे हैं, तो उसमें एंट्री, नॉर्मल एंट्री क्या था? नॉर्मल एंट्री उसमें यही था, हम जितना अमाउंट का गुड्स रिटर्न करें उतना अमाउंट से हम अपने क्रेडिटर का बैलेंस को डेबिट कर दे रहे हैं। तो इस केस में क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये यहां तक आपका नॉर्मल एंट्री आ रहा है। और आप साथ में क्या रिवर्स करोगे? आप रिवर्स करोगे अपने एसेट्स को। आप जो अपने एसेट्स रिकॉर्ड किए थे बुक में एज इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, अब ये दोनों को भी आप रिवर्स कर दोगे बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ऑन द गुड्स रिटर्न। जिस हद तक आपने जिस वैल्यू का सामान रिटर्न किया उस पे जो जीएसटी का कंपोनेंट था उसको आप रिवर्स कर दोगे अपने बुक्स में। क्लियर है? सिमिलरली अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है बाद में, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव, ये आपका नॉर्मल एंट्री था। इसके अलावा वापस से टू इनपुट सीजीएसटी एंड टू इनपुट एसजीएसटी, या फिर अगर इंटरस्टेट जो है आपका कुछ जीएसटी कंपोनेंट था तो टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, यहाँ पे भी टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। क्लियर है? ऐसे लॉजिकली बहुत इजी है, बाकी आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा जब हम इस पे नेक्स्ट लेक्चर में सम सॉल्व करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ गुड्स ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स लॉस्ट और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टाफ और गुड्स डोनेटेड, उस केस में हम क्या करेंगे? हम वापस से रिवर्स कर देंगे। हम सामान खरीदे तो बिजनेस के लिए थे, लेकिन हम उन गुड्स को दे दिए या तो फ्री में किसी एम्प्लॉय को, या बांट दिया एज एडवर्टाइजमेंट, या हम घर ले गए, तो उस केस में एंट्री क्या होगा? नॉर्मली एंट्री होगा। जैसे हम अगर ड्राइंग्स करते तो एंट्री क्या था? ड्राइंग्स टू परचेज, यहाँ पे उसके साथ साथ क्या करेंगे? टू इनपुट सीजीएसटी एंड टू इनपुट एसजीएसटी, या फिर टू इनपुट आईजीएसटी। ठीक है। सिमिलरली बाकी सबका भी एंट्री एग्जैक्टली वही रहेगा जैसा हम करते आ रहे थे। द ओनली डिफरेंस इज हमें जितना एसेट हमने रिकॉर्ड किया था उसे रिवर्स करना साथ में पड़ेगा। ठीक है। तो ये इनपुट जीएसटी था। अब चलिए हम देखते हैं आउटपुट जीएसटी के केस में फिर क्या होता है। अब इन केस ऑफ नॉर्मल इंट्रास्टेट जीएसटी where output GST is payable after set off against input GST, उस केस में क्या है? उस केस में है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये तो हमारा नॉर्मल था। या फिर अगर हम कैश में सेल करें तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और हम क्या क्रेडिट कर रहे हैं? टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। हम ये कितना तक इसको दिखा रहे बुक्स में, जो हमारा आउटपुट जीएसटी है, हम सिर्फ वो अमाउंट दिखा रहे बुक्स में जितना हमें गवर्नमेंट को पे करना है। मतलब वापस से हम जो एग्जांपल स्टार्टिंग में लिए थे, अगर हम 25 रुपया इनपुट जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं और पे कर रहे हैं, और आउटपुट जीएसटी हम कितना कलेक्ट कर रहे थे? 30, तो हम 25 और 30 को सेट ऑफ करके 5 रुपया नेट जो गवर्नमेंट को पे करने का है, हम सिर्फ उसको एज लाइबिलिटी दिखा रहे हैं। और इस केस में हम कैसे दिखा रहे हैं? वापस से इन केस ऑफ इंट्रास्टेट जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, मतलब जो 5 रुपया जो हमें नेट पे करना है उसको हम दिखाएंगे 2.5 रुपए, सेंटर का 2.5 और स्टेट का 2.5। ठीक है। या फिर अगर इंटरस्टेट
कुछ हम सामान बेचो तो उस केस में इंटीग्रेटेड जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है, आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है, तो उस केस में हम लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर देंगे टू द एक्सटेंट ऑफ द जीएसटी अमाउंट पेबल टू द गवर्नमेंट। ठीक है। अब रिवर्सल ऑफ आउटपुट जीएसटी, हम बोले थे दो केसेस ऐसे होते हैं जहां पे या तो हम गुड्स वापस पा रहे हैं कस्टमर से, सेल्स रिटर्न हो रहे हैं, या तो फिर हम कुछ डिस्काउंट ऑफर कर दे रहे, कैश डिस्काउंट दे रहे हैं अपने कस्टमर को एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ पेमेंट। तो ये दो केसेस में हम अपना जीएसटी जो कलेक्ट किए थे कस्टमर से उसको हम रिवर्स कर देंगे। इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये तो नॉर्मल केस था। अब यहाँ पे एडिशनली क्या डेबिट हो रहा है, एडिशनली जो लाइबिलिटी हम रिकॉर्ड किए थे अगेंस्ट द सेल्स, हम उतना तक को रिवर्स साथ में कर देंगे, जो कि है आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड ऑन द गुड्स रिटर्न। मतलब अगर हम 500 का सामान बेचे और हम 100 का सामान हमें कस्टमर वापस कर रहे हैं, तो 100 पे जो जीएसटी का लाइबिलिटी हम दिखाए थे बुक्स में, खाली उस एक्सटेंट तक हम जीएसटी को रिवर्स कर देंगे। क्लियर है। वापस इन केस ऑफ डिस्काउंट, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम कैश पा रहे हैं कस्टमर से, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस हो जा रहा था डिस्काउंट, टू डेटर्स अकाउंट ये हमारे लिए नॉर्मल था। साथ में हम क्या करेंगे, हम अपने आउटपुट सीजीएसटी या आउटपुट एसजीएसटी ये दोनों को हम डेबिट करेंगे, या तो फिर आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, अगर हम इंटरस्टेट किए थे तो उस समय हम रिकॉर्ड भी आउटपुट आईजीएसटी किए थे, हम उसको हम इस बार रिवर्स भी उसी को करेंगे। ठीक है। तो अभी तक हम देख रहे थे कि नॉर्मल सर्कमस्टेंस जहां पे सेलर जीएसटी कलेक्ट करता है अपने बायर से और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है, उसका हम रिकॉर्डिंग देख ली अपने बुक्स में। पर रिवर्स चार्ज के केस में हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? रिवर्स चार्ज कब है? जब बायर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है टैक्स, उस केस में हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? आइए देखते हैं हम एंट्रीज क्या होंगे उस केस में। सो जीएसटी पेड अंडर रिवर्स चार्ज, तो ये कब हो सकता है? लेट्स से अनरजिस्टर्ड कोई टैक्स पेयर है, उससे हम कोई सामान खरीद रहे हैं, उस केस में बायर डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी अमाउंट पे करेगा। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, मतलब जितना का एक्सपेंस, ये नॉर्मल एंट्री है विदाउट जीएसटी, जो हम नॉर्मली भी बुक में करते थे जब जीएसटी हम नहीं रिकॉर्ड कर रहे थे, तो यही करते थे। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है, परचेज, रिपेयर, कुछ भी, और जितना का जीएसटी अमाउंट है वो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दे रहे हैं, हम सेलर को पे नहीं करे, इसलिए हम एक दूसरा एंट्री सिर्फ जीएसटी का पेमेंट दिखाने के लिए बुक्स में रिकॉर्ड करें। वो क्या हो रहा है? इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो हम इस बार क्या कर रहे हैं? हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर दे रहे हैं, इसलिए हम क्रेडिटर जो हमारा था उसमें हम वो अमाउंट इंक्लूड नहीं कर रहे, हम परचेज टू क्रेडिटर इसको अलग दिखा रहे हैं, और हम जो जीएसटी का पेमेंट अमाउंट है हम उसको अलग दिखा रहे हैं, हम वो एसेट की रिकॉर्डिंग अलग से कर रहे हैं एज इनपुट सी जीएसटी अकाउंट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पेमेंट तो हम तब भी कर रहे पर हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को कर रहे हैं। क्लियर है। अब let's understand what are the rules of setting off of input GST against output GST। हम कैसे करते हैं ये सेट ऑफ, हम ये समझते हैं। इसमें दो केस है। क्या क्या केस है? सबसे पहले तो when balance of input IGST is more than the balance of output IGST। पहला केस क्या है? जब हमारे पास लास्ट में हमने जो है देखा, हम बैलेंस देख रहे कितना कितना हमारे पास जीएसटी बुक्स में रिकॉर्डेड है, उसमें हम देख रहे हैं अगर हमारा आईजीएसटी जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है, मतलब इन केस ऑफ इंटर स्टेट, अगर इंटर स्टेट आईजीएसटी का जो इनपुट आईजीएसटी है उसका बैलेंस हमारे आउटपुट आईजीएसटी उससे ज्यादा है, उस केस में क्या होगा? उस केस में सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी।
तो अगर हमारा इनपुट IGST का बैलेंस ज्यादा है किससे, आउटपुट IGST के बैलेंस से, अभी हम खाली कंपेयर करें IGST और IGST को, तो जब इनपुट IGST का बैलेंस इज मोर देन द आउटपुट IGST, उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो IGST इनपुट को हम सेट ऑफ करते हैं अगेंस्ट आउटपुट IGST, और फिर जो IGST जो बैलेंस बच जा रहा है इनपुट का, हम उसको कर रहे हैं सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। क्लियर है? हम सबसे पहले सेट ऑफ में क्या करते हैं, हम इनपुट GST को सेट ऑफ करते हैं। और कैसे करते हैं, हम सबसे पहले इनपुट IGST को अगेंस्ट आउटपुट IGST सेट ऑफ करते हैं। उसके बाद भी अगर हमारे पास बैलेंस बचता है इनपुट IGST का, तब हम उसको करते हैं सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। ठीक है? सेकेंड, आफ्टर input IGST is completely set off, then input CGST is set off against output CGST and input SGST is set off against output SGST। क्लियर है? तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले तो क्या हमारा इनपुट IGST का बैलेंस ज्यादा है कि कम है अपने आउटपुट IGST बैलेंस से। अगर ज्यादा है तो सबसे पहले हम इनपुट IGST को सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट आउटपुट IGST। अगर उसके बाद जो, क्योंकि ये ज्यादा है तो कुछ बैलेंस बचेगा, अब उस बैलेंस को हम सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। अब ये पूरा सेट ऑफ हो गया, उसके बाद हम देखेंगे क्या हमारे पास इनपुट CGST और इनपुट SGST है। तो अब हम इनपुट CGST और इनपुट SGST को सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट द रिमेनिंग आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST रिस्पेक्टिवली। क्यों? क्योंकि हम CGST को जो है सेट ऑफ कर सकते हैं ओनली अगेंस्ट CGST एंड SGST को हम सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट SGST। हम CGST को SGST और वाइस वर्सा नहीं कर सकते सेट ऑफ। ठीक है? सेकेंड केस क्या है, व्हेन बैलेंस ऑफ आउटपुट IGST इज मोर देन द बैलेंस ऑफ इनपुट IGST। इस केस में इनपुट IGST कम है हमारे आउटपुट IGST से। उस केस में क्या है, सबसे पहले इनपुट IGST इज सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट IGST। तो ये एक तरीके से पहला रूल में हम ये कहीं ना कहीं कवर कर रहे थे। सबसे पहले इनपुट IGST सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट IGST, फिर हमारा इनपुट IGST तो खत्म हो जाएगा क्योंकि इनपुट IGST इज लेस देन द आउटपुट IGST। तो सेकेंड हम क्या करेंगे, सेकेंड हम इनपुट CGST को सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट आउटपुट CGST, फिर इनपुट SGST को सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट आउटपुट SGST। इफ बैलेंस रिमेन्स इन इनपुट CGST after set off against output CGST, then set off remaining output IGST। क्लियर है? If there is still balance in output IGST and there remains balance in input SGST, set off remaining output IGST against input SGST। आपको अभी सुनने में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर जब हम इस पे सम्स देखेंगे आपको और क्लैरिटी जो है इस पे मिल जाएगी। जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही इजी बनता चला जाएगा। बस अभी क्या है, पहली बार जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये सेकंड केस जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर आप इसको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, नेक्स्ट क्लास में हम सम्स भी देखेंगे, तो आप जैसे जैसे इसको सम सॉल्व करोगे आपके लिए इजी बनता चला जाएगा। ठीक है? वैसे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। पहला केस तो बहुत ही सिंपल था, सीधा सीधा था। सेकेंड केस में हम बोल रहे हैं अगर अपना आउटपुट IGST इज मोर देन द इनपुट IGST, उसमें भी सबसे पहले तो हम इनपुट IGST को सेट ऑफ कर दे रहे हैं अपने आउटपुट IGST के साथ, और हमारा क्या हो रहा है, आउटपुट IGST का कुछ तो बैलेंस बच रहा है, पर अभी हम उस बैलेंस को साइड में रख देते हैं। हम फिर फोकस करते हैं अपने CGST और SGST पे। तो हम अपना इनपुट CGST को सेट ऑफ करें अगेंस्ट आउटपुट CGST, और हम अपना इनपुट SGST को सेट ऑफ करें अगेंस्ट आउटपुट SGST। क्लियर है? फिर हम देख रहे हैं अब हम देख रहे हैं क्या आफ्टर द सेट ऑफ इनपुट CGST अगेंस्ट
आउटपुट सीजीएसटी, क्या कुछ बैलेंस बचा है हमारे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी में? अगर बैलेंस बचा है तो हम क्या देख रहे हैं, फिर वापस जाते हैं अपने आईजीएसटी आउटपुट बैलेंस में। इस बार आउटपुट ज्यादा था, कुछ आउटपुट बैलेंस बच गया था, तो हम बोले अगर हमारा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को सेट ऑफ करने के बाद अगर इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी में कुछ बैलेंस बच गए तो हम अपना आउटपुट आईजीएसटी बैलेंस को सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट द रिमेनिंग क्या, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी बैलेंस. So if balance remains in input CGST after set off against output CGST, set off remaining output IGST. सबसे पहले तो अगर इनपुट CGST बचा तो उसको हम सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट आउटपुट IGST, और फिर if there is still balance in output IGST and there remains balance in input SGST, then set off remaining output IGST against input SGST. सबसे पहले तो अगर इनपुट सीजीएसटी में बैलेंस बचा था तो हम उसको यूज करेंगे टू सेट ऑफ आर रिमेनिंग आउटपुट आईजीएसटी बैलेंस, और फिर भी अगर हमारे आउटपुट आईजीएसटी में भी बैलेंस बच जा रहे हैं और इनपुट सीजीएसटी एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं और हम देख रहे हैं लेकिन अभी भी हमारे पास इनपुट एसजीएसटी बैलेंस बचा हुआ है, तब हम रिमेनिंग आउटपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट द रिमेनिंग इनपुट एसजीएसटी. ठीक है, चलिए फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं. आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा, और जब हम सम सॉल्व करेंगे तब आपको और भी ज्यादा मजा आएगा इसमें. ठीक है.